हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको राजपूतों के बारे में बताएंगे। राजपूत राजवंश भारत में जो थे, तुर्कों की स्थापना से पहले और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद इस बीच के समय में भारत में विभिन्न राजपूत राजवंशों ने शासन किया। ये राजपूत राजवंशों के शासन करने से इस संपूर्ण काल को 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक के काल को राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद माने 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, तो 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 12वीं शताब्दी तक भारत में जो केंद्रीय सत्ता होती है उसका अंत हो जाता है और भारत में विभिन्न राजवंशों का, विभिन्न राज्यों का उदय होता है। इस प्रकार से भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाता है। इस विकेंद्रीकरण से होता क्या है, भारत में विभिन्न राजवंश स्थापित होते हैं। जो राजवंश आपस में निरंतर संघर्षरत रहते हैं, प्रतिद्वंदी रहते हैं और इस प्रकार से वो अपने को विभिन्न लड़ाइयों में उलझाए रहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो भारत में राजपूत हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद एकाएक सामने आते हैं, वो राजपूतों की उत्पत्ति क्या थी, ये राजपूत कहाँ से आए, एकदम से भारत में एक बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में जो उभर के आए, इसके बारे में बताना आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत, राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत के विषय में विभिन्न इतिहासकारों ने, विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। तो इनमें सबसे पहले जो मत हमें दृष्टिगत होता है वो है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत में हम देखते हैं कर्नल जेम्स टॉड ने भारतीय राजपूतों को सीथियन लोगों की संतान बताया है। इसी तरह से हम देखते हैं स्मिथ और कनिंघम भी हैं, इन्होंने भारतीय राजपूतों को शक और कुषाणों से उत्पन्न बताया है। इसके अलावा फिर हम देखते हैं एक प्राचीन क्षत्रिय जाति से उत्पत्ति का सिद्धांत भी है। भारत में प्राचीन क्षत्रिय जाति थी, उससे राजपूत उत्पन्न हुए। इसका जो सिद्धांत है वो डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ने प्रस्तुत किया है। इसके अलावा हम देखते हैं अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड का जो सिद्धांत है वो चंद्रवर्ताई द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो आप लोगों को मालूम है पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे, दरबारी कवि। इन्होंने चंद्रवर्ताई ने बताया है कि माउंट आबू पर वशिष्ठ मुनि द्वारा आतताइयों को समाप्त करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन होता है और उस यज्ञ से 4 योद्धा उत्पन्न होते हैं भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए, प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य। ये 4 योद्धाओं के भारत में प्रमुख राजवंश स्थापित होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक ब्राह्मण उत्पत्ति का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया गया है। इसमें बताया गया है कि भारतीय राजपूतों की जो उत्पत्ति थी वो ब्राह्मणों से थी। इस सिद्धांत को गोपीनाथ शर्मा और भंडारकर ने प्रस्तुत किया है। हम देखते हैं भारत में प्रमुख जो राजपूत कुलों की संख्या है वो 36 है और इन सभी में हम देखते हैं 36 राजकुलों में अपने को कोई सूर्यवंश से संबंधित, कोई चंद्रवंश, कोई अग्निवंश और ऋषि वंशों से उत्पन्न बताते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि विदेशी उत्पत्ति के साक्ष्य भी, शकों और कुलों के साक्ष्य भी इन 36 शाखाओं में हमें विद्यमान होते हैं। अब हम देखते हैं कि इन सिद्धांतों की कुछ समीक्षा की जाए। अगर हम समीक्षा की बात करते हैं तो जो कर्नल जेम्स टॉड है, स्वाभाविक है कि जो ये विदेशी थे और इनकी मानसिकता कहीं न कहीं विदेशी थी। इनका मानना यह था कि भारत में जो भी शक्तिशाली राजवंश होंगे, स्वाभाविक है उनकी कहीं न कहीं विदेशी उत्पत्ति होगी। लेकिन इस पे सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है वो ये है कि अगर राजपूत सीथियन थे या विदेशी थे तो भारत में पहले से शासक वर्ग जो मौजूद था, जो सदियों तक भारत में शासन से कहीं न कहीं संलग्न रहा था, जुड़ा रहा था, वो एकाएक कहाँ विलुप्त हो गया। तो कर्नल जेम्स टॉड के इस सिद्धांत को पूर्ण रूपेण स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि गौरीशंकर ओझा ने क्षत्रिय, प्राचीन क्षत्रिय जाति से राजपूतों को उत्पन्न बताया है।
और इनका मानना ये है कि जो प्राचीन क्षत्रिय जाति थी जिसमें सूर्यवंश और चंद्रवंश के लोग थे, इन्होंने ही से ही अंततः भारत में राजपूतों की उत्पत्ति होती है। लेकिन अगर पूरी तरह से इनके सिद्धांत को भी नहीं माना जा सकता, अगर इनके सिद्धांत को पूरी तरह मान लिया जाए तो भारत में जो विदेशी आक्रमणकारी आए सर्कहूण कुषाणों के रूप में, तो इन जातियों का जो शासक वर्ग था वो भारत में, भारतीय समाज में कहाँ समाहित किया गया, कहाँ सम्मिलित किया गया, तो स्वाभाविक है कि यहाँ के उसे शासक वर्ग में कहीं न कहीं स्थान मिला होगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि अग्निकुंड का सिद्धांत, अग्निकुंड का सिद्धांत अपने में एक बहुत बड़ा साक्ष्य है जो भारत में विदेशी शासक वर्ग के समाहित होने का एक प्रमाण प्रस्तुत करता है। कहीं न कहीं जो विदेशी आक्रमणकारी आए होंगे उनके शासक वर्ग का अंततः शुद्धिकरण करके ही भारतीय शासक वर्ग में, भारतीय क्षत्रिय वर्ग में और भारतीय समाज में उन्हें सम्मिलित कर दिया गया। इसी प्रकार से हम देखते हैं ब्राह्मण उत्पत्ति का सिद्धांत, तो इसके साक्ष्य भी हमें राजपूत कुलों में प्राप्त होते हैं। राजपूतों के गोत्र में, राजपूतों के कुलों में इस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा गोहिल जैसे लोग, प्रतिहार जैसे लोग, राजवंश, इन्होंने अपनी ब्राह्मण उत्पत्ति को स्वयं अपने अभिलेखों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं भारत में जो राजपूत थे उनमें कहीं न कहीं भारत में आए हुए विदेशी, इसके अलावा भारत की प्राचीन क्षत्रिय जाति, इसके अलावा भारत के कुछ न कुछ जनजातीय तत्व और इसके अलावा ब्राह्मण उत्पत्ति, इन सभी से मिलकर अंततः भारत में एक राजपूत वर्ग का उदय होता है। जो राजपूत वर्ग भारत में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना तक संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना शासन करता है। इस शासक वर्ग में भी हम बताएं आपको कि जो प्रमुख राजपूत वंश हैं वो हैं भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश। हम देखते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश भी भारत में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद सबसे शक्तिशाली रूप में उभर कर सामने आता है। जब मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर अधिकार हो जाता है तो भारतीय क्षेत्रों के अंतर्गत जो प्रतिरोध का काम किया है सर्वाधिक गुर्जर प्रतिहार वंश ने ही किया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश का गुजरात और राजस्थान पर शासन होता है। जब गुर्जर प्रतिहार वंश का कहीं न कहीं साम्राज्य का क्षरण होता है या संकुचित होता है तो वही गुजरात में चालुक्यों का शासन स्थापित हो जाता है। इनकी राजधानी अनेलवाड़ा या पाटन थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि अजमेर क्षेत्र में चौहान राजवंश उभर के आता है। ये शाकंभरी के चौहान थे जो अपनी हरिश्चंद्र से उत्पत्ति बताते थे। इसके अलावा हम देखते हैं दिल्ली में तोमर राजवंश होता है जो अपने को कहीं न कहीं महाभारत कालीन पांडवों से जोड़ते थे और स्वयं को पांडवों का वंशज बताते थे। हम देखते हैं कि अनंगपाल तोमर द्वारा दिल्ली का को स्थापित किया गया था। इसके अलावा हम देखते हैं कन्नौज क्षेत्र में गहरवाल राजवंश का शासन होता है जो मध्य उत्तर प्रदेश से लेकर बनारस तक के संपूर्ण क्षेत्र पर शासन करते हैं। जेजाकुप्ती आधुनिक बुंदेलखंड में हम देखते हैं चंदेलों का शासन होता है। ग्वालियर क्षेत्र में कछवाहा राजपूत होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राजवंश, इस क्षेत्र में हिंदू शाही राजवंश या कहें ब्राह्मण शाही राजवंश का शासन होता है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि पश्चिम अफगानिस्तान में भाटी राजपूतों का शासन था। जिस समय अरबी शक्तियों ने अफगानिस्तान की ओर से जब आक्रमण किए हैं तो जामुल और काबुल ये दो राज्य हुआ करते थे। पश्चिमी अफगानिस्तान में भाटी राजपूतों का शासन था जो जावलिस्तान के नाम से जाना जाता था और काबुल घाटी में हिंदू शाही राजवंश का राज्य था। इस तरह से हम देखते हैं कि भारत में तुर्की सत्ता को स्थापित करने के लिए तुर्कों को भारत में राजपूतों के साथ में अत्यंत महत्वपूर्ण युद्धों में उनका सामना करना पड़ा है। हम देखते हैं इस्लाम के उदय के बाद जिस प्रकार से
हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु होती है, उसके अगले 50 वर्षों के अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र पर मिस्र से लेके तुर्की से लेके मिस्र तक और इधर ईरान तक के संपूर्ण क्षेत्र पर जिस तरह से अरबी सत्ता स्थापित हो जाती है, उसी के अंतर्गत हम देखते हैं उसके बाद उसी अरबी सत्ता को भारत में सिंध से आगे बढ़ना लगभग मुश्किल ही नहीं, लगभग असंभव हो जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि तुर्की सत्ता को भारत में स्थापित करने के लिए जबरदस्त संघर्ष का सामना करना पड़ता है। तारावड़ी तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद यद्यप भारत में तुर्क स्थापित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी भारत में विजय और पुनर्विजय का जो अभियान है सदियों तक चलता रहता है। राजपूत पूरी तरह से अपनी पराजय स्वीकार नहीं करते हैं और इस प्रकार से तुर्कों से सदियों तक निरंतर संघर्षरत रहते हैं। हम देखते हैं कि अकबर के समय में आकर मुगल काल में राजपूतों को किस प्रकार से अकबर ने अपने साथ में लेकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था और राजपूतों की शक्ति का मुगल साम्राज्य को स्थापित करने में, सुदृढ़ करने में इस्तेमाल किया था। इस प्रकार हम भारत में देखते हैं तुर्की सत्ता की स्थापना के बाद भी, मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद भी भारत में यद्यप राजपूती सत्ता का समापन हो जाता है, फिर भी राजपूतों के महत्व को, राजपूतों की शक्ति को नकारा नहीं जा सकता। आने वाले अगले एपिसोड में हम आपको भारत के प्रमुख राजपूत राजवंशों, उनके प्रमुख शासकों, उन शासकों के समय में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों, महत्वपूर्ण युद्धों, इसके अलावा उनकी कला और संस्कृति के विकास में योगदान, इस सब के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।